Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 31st March 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about saturation of rhinos in Kaziranga, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. It is also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues perspective. So देखिए, सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. तो कल भी हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया था कि अब काजीरंगा के अंदर राइनो सेंसस की जा रही है. तो उसमें पता चला है कि काजीरंगा के अंदर राइनोस की पॉपुलेशन लगभग 200 और बढ़ गई है विथ रिस्पेक्ट टू द लास्ट सेंसस दैट वाज कंडक्टेड इन 2018, एंड नाउ वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 2613 राइनोस इन काजीरंगा. तो ये अपने आप में एक खुशी की बातचीत है, और we can applaud our forest department personnel for their great work कि पिछले 4 सालों में 200 काजीरंगा के अंदर पॉपुलेशन राइनोस की बढ़ी है. इट्स अ ग्रेट नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर, लेकिन इट्स मैटर ऑफ कंसर्न ऑल्सो. इससे कुछ निगेटिव इश्यूज़ भी आने वाले टाइम में निकल करके आ सकते हैं. सो कंसर्न क्या है वो देखते हैं. काजीरंगा का इकोसिस्टम हैज़ नाउ रीच्ड टू इट्स सैचुरेशन लिमिट एज फार एज राइनोज पॉपुलेशन इज़ कंसर्न्ड. तो सैचुरेशन लिमिट का मतलब ये है, देखिए, किसी भी इकोसिस्टम का सैचुरेशन लिमिट वो होता है जिसके बियॉन्ड वो अब किसी भी पॉपुलेशन के, एक पर्टिकुलर तरह के स्पीसीज़ के पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर सकता. इस बात को समझिए, काजीरंगा का जो एरिया है वहाँ पे जो भी वेजिटेशन है वो अब इतने सारे राइनोस को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इतने सारे राइनोस को खाने के लिए बहुत सारा वेजिटेशन चाहिए. एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल सैचुरेशन लेवल. यानी कि अब इससे ज़्यादा राइनोस की पॉपुलेशन होगी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है काजीरंगा के इकोसिस्टम को. सो सैचुरेशन लिमिट ऑफ एन इकोसिस्टम is an ecosystem can support only a specific number of species, and once the saturation level is attained there is a risk of habitat degradation. तो धीरे धीरे अगर इससे ज़्यादा वहाँ पे राइनोस की पॉपुलेशन बढ़ती है तो फिर पूरा का पूरा इकोसिस्टम ख़राब हो सकता है. क्या निगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं वो एक एक करके देखते हैं. पॉसिबल निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सैचुरेशन ऑफ राइनोस इन काजीरंगा. सबसे पहला निगेटिव इम्पैक्ट होगा अंडर नॉरिशमेंट ऑफ एनिमल्स. तो अगर राइनोस की पॉपुलेशन बढ़ गई है तो नेचुरली जल्दी जल्दी वो वेजिटेशंस को ख़त्म करेंगे खा करके. तो राइनोस को भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम वेजिटेशन मिलेगा खाने के लिए, और बाकी सारे जो स्पीसीज़ हैं काजीरंगा के अंदर उनको भी खाने के लिए कम मिलेगा, एंड ऑल ऑफ देम विल गेट अंडर नॉरिश्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. देयर मे बी सम डिजीज़ आउटब्रेक ऑल्सो. वल्नरेबिलिटी ऑफ डिजीज़ भी बढ़ जाता है. जब एक बार एनिमल्स अंडर नॉरिश्ड होंगे तो डिजीज़ आउटब्रेक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, प्री मैच्योर डेथ्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड ओवरऑल डिक्लाइन इन प्रोपोगेटिंग एबिलिटी. तो एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन कर सकती है अगर ये सैचुरेशन लिमिट फर्दर आगे जाता है. तो अगर ये जो सैचुरेशन लिमिट ऑलरेडी अटेन हो चुकी है, एंड इफ़ फर्दर द पॉपुलेशन ऑफ राइनोज इंक्रीजेस इन काजीरंगा एरिया, देन एनिमल्स की प्रोपोगेटिंग कैपेसिटी यानी कि रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ अंडर नॉरिशमेंट और डिजीज़ और प्रीमैच्योर डेथ. तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका वो भी ज़रा देखते हैं. वी नीड टू इनलार्ज द साइज ऑफ द हैबिटेट. तो काजीरंगा नेशनल पार्क का ओवरऑल जो एरिया है उसको इनलार्ज करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उसके अंदर लाने की ज़रूरत है. और काजीरंगा के जो फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ हैं दे हैव बीन डूइंग दिस एक्टिविटी इन अ पीरियोडिक मैनर. आपको पता होगा हर कुछ टाइम पे इस तरह का न्यूज़ आता है कि काजीरंगा में 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया और एक्सटेंड कर दिया गया, ये फॉरेस्ट को और इंक्लूड कर दिया गया. तो अगर आप ओरिजिनली देखिए तो काजीरंगा वाज एस्टिमेटेड टू हैव एरिया ऑफ 430 स्क्वायर किलोमीटर्स, लेकिन उसको धीरे धीरे बढ़ा करके आज के टाइम में वी हैव एन एरिया ऑफ 914 स्क्वायर किलोमीटर्स अंडर काजीरंगा नेशनल पार्क ओवरऑल. तो उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है जहाँ तक पॉसिबल हो. दूसरा है वी नीड टू प्रोवाइड कॉरिडोर्स, सेफ एनिमल कॉरिडोर्स कनेक्टिंग डिफरेंट हैबिटेट्स. देखिए, जैसे एनिमल कॉरिडोर्स क्या होता है, ये
एक हैबिटेट हो गया किसी भी एनिमल का, और इसी तरीके का दूसरा पॉसिबल हैबिटेट जहाँ पे ये एनिमल सरवाइव कर सके ये है अगर, तो इन दोनों को कनेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ से कुछ एनिमल्स निकल करके दूसरे हैबिटेट में जा सकें। तो इसको कनेक्ट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कभी कभार आती है ह्यूमन क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक रोड, रेलवेज। तो उसको बाईपास करने के लिए इस तरह का ओवरपास या अंडरपास बनाया जा सकता है। काजीरंगा के अंदर भी इस तरीके का ओवरपास बनाने की बातचीत चल रही है, जिसको एनिमल कॉरिडोर्स कहा जाएगा, जिससे आराम से एनिमल्स जब इस एरिया का वेजिटेशन कम हो जाए, ख़त्म हो जाए और दैट इज़ नॉट इनफ टू सपोर्ट देयर पॉपुलेशन, तो फिर एनिमल्स यहाँ से निकल करके दूसरे साइड में आ पाएँ। तीसरा पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है ट्रांसलोकेशन ऑफ स्पीसीज़ टू सम अदर सुटेबल हैबिटेट्स। तो मान लीजिए कि अब काजीरंगा में बहुत ज़्यादा राइनोज हो गए हैं, तो कुछ राइनोज को दूसरे सुटेबल हैबिटेट में ट्रांसलोकेट कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए। तो आसाम के अंदर दूसरे पॉसिबल या सुटेबल हैबिटेट्स दैट कुड सपोर्ट राइनोज पॉपुलेशन आर चितवन, जल्दापारा या मानस। तो यहाँ पे कुछ राइनोज को ट्रांसलोकेट किया जा सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे आपसे इस तरह का मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन योर जीएस पेपर 5। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। जो कुछ भी आइडियाज़ मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं उसके बेसिस पे आप इस सवाल को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 5th बिम्स्टेक समिट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव। तो बिम्स्टेक, सबसे पहले बिम्स्टेक के बारे में समझ लेते हैं एंड देन विल कम टू द करंट न्यूज़। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इट इज़ ऑफ कोर्स अ रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखेंगे तो इन सारे कंट्रीज़ ने मिल करके, साउथ एशिया के कुछ देशों ने और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों ने मिल करके ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है बिम्स्टेक। इनमें देखें तो ये कंट्रीज़ आर लिटोरल कंट्रीज़ ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो ऐसे सारे कंट्रीज़ जो बे ऑफ बंगाल में अपना कोस्ट शेयर करते हैं, इन सारे कंट्रीज़ ने मिलकर के बिम्स्टेक ग्रुप बनाया है। तो आप देखिए इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। तो याद करने के लिए वैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप देखिए तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म तो वैसे कुछ और है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, लेकिन आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड। ई और सी सेट नहीं होता है, ई और सी के लिए आप नेपाल और भूटान याद कर सकते हैं। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि बिम्स्टेक वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1997। तो ये जो 2022 का साल है इसमें बिम्स्टेक के 25 साल पूरे हो गए हैं। इट इज़ सिल्वर जुबली ऑफ बिम्स्टेक। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बिम्स्टेक की 5th हेड ऑफ द स्टेट्स की समिट कंडक्ट कराई गई है और दिस 5th समिट वाज कंडक्टेड इन अ वर्चुअल मैनर और इसको होस्ट कर रहा है श्रीलंका। तो इस 5th वर्चुअल समिट को में पार्टिसिपेट करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें निकल कर के आती हैं उसको हम लोग देखते हैं, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले बात की गई है अबाउट बिम्स्टेक चार्टर। तो बिम्स्टेक का एक प्रॉपर चार्टर डेवलप किया जाएगा। चार्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो डॉक्यूमेंट होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के विजन, पर्पस, स्ट्रैटेजी, फ्यूचर अप्रोचेज के बारे में डिस्कस करें। तो यूएन की अपनी एक चार्टर है, वैसे ही बिम्स्टेक की एक अपनी चार्टर बनाई जाएगी जिससे बिम्स्टेक की एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी क्रिएट हो सके और उसके पर्पस और प्रिंसिपल्स क्लियर कट डिफाइन हो पाएँ। दूसरा, बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट को हमारे देश इंडिया ने $1 मिलियन का एड देने का अनाउंसमेंट किया है ताकि इसके इकोनॉमिक ऑगमेंटेशन की जा सके। बिम्स्टेक का एक मास्टर प्लान डेवलप किया जाएगा। तो बिम्स्टेक मास्टर प्लान का मेन पर्पस होगा कि बिम्स्टेक कंट्रीज़ के बीच में लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी या ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया जा सके, वो पर्पस होगा बिम्स्टेक मास्टर प्लान का। तो एज ए सेड, पीएम मोदी प्रपोज्ड बिम्स्टेक मास्टर प्लान टू प्रमोट बेटर कनेक्टिविटी अमंग्स द मेंबर नेशंस। उसके अलावा बिम्स्टेक कंट्रीज़ के बीच में कोस्टल फिशिंग इकोसिस्टम को लेकर के प्रॉपर स्ट्रैटेजी डेवलप की जाएगी कि कैसे ये सारे कंट्रीज़ बे ऑफ बंगाल रीजन में सस्टेनेबल तरीके से फिशिंग कर सकें, इसके लिए एक स्ट्रैटेजी डेवलप की जाएगी। बिम्स्टेक स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने
और ये बिम्स्टेक स्कॉलरशिप दिया जाएगा बाय नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर ज्वाइंट रिसर्च ऑन मरीन साइंसेज। उसके अलावा देयर इज़ एन अनाउंसमेंट ऑफ ट्रीटी ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल असिस्टेंस। तो देखिए क्रिमिनल असिस्टेंस क्या होता है दो देशों के बीच में। हमारे यहाँ पे कोई एक इंसान क्रिमिनल एक्टिविटी करके किसी दूसरे देश चला जाए, मान लीजिए थाईलैंड चला जाए या म्यांमार चला जाए, तो अगर दो देशों के बीच में म्यूचुअल असिस्टेंस एग्रीमेंट साइंड है तो फिर वो क्रिमिनल जो थाईलैंड जा चुका है, थाईलैंड की सरकार उस क्रिमिनल को अरेस्ट करके वापस से इंडिया भेज देगी। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ साइनिंग अ क्रिमिनल असिस्टेंस एग्रीमेंट विथ सम फॉरेन कंट्री। तो अब ये बिम्स्टेक के देशों ने फैसला लिया है कि हम लोग आपस में क्रिमिनल असिस्टेंस एग्रीमेंट साइन करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया से कोई एक इंसान क्राइम करके म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश चला जाता तो यहाँ की सरकार उसको अरेस्ट करके इंडिया भेजेगी। इससे ओवरऑल हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। इसी तरीके का एक अग्रीमेंट हमने 4th समिट में, जो काठमांडू में कराया गया था नेपाल के लीडरशिप में, 4th समिट में फाइनलाइज किया था। दैट 4th समिट में जो अग्रीमेंट था दैट वाज रिगार्डिंग टेररिज्म। तो टेररिज्म में कोऑपरेशन के लिए 4th समिट में बातचीत की गई थी और क्रिमिनल असिस्टेंस में कोऑपरेशन के लिए इस 5th समिट में बातचीत की गई है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट change in schedule caste list of Jharkhand and this topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity। तो झारखंड के अंदर शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में कुछ बदलाव लाया जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है आपको बताने में कि किसको शेड्यूल कास्ट का टैग दिया गया या हटाया गया इन झारखंड। मैंने ये आर्टिकल बस इसलिए पिकअप किया है ताकि आपको मैं बता सकूं कि कैसे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल लिस्ट में किसी भी ग्रुप या कम्युनिटी का नाम ऐड किया जाता है या रिमूव किया जाता है, उसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स की जो लिस्ट है, इसको पहले बार प्रिपेयर करने की कोशिश की गई इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बात की गई है सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस्ड क्लासेस को लेकर के, कि डिप्रेस्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। और इन डिप्रेस्ड क्लासेस में SC ST कम्युनिटी भी आते थे और SC ST कम्युनिटी को आइडेंटिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ 1931 सेंसस। तो शेड्यूल कास्ट वो लोग थे ज़्यादातर जिनके खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती रही है या जिनको जो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड लोग थे उनको शेड्यूल कास्ट ग्रुप में डाला ब्रिटिशर्स ने एज पर दिस 1931 सेंसस, और 1935 एक्ट में उन्होंने उनको डिप्रेस्ड क्लासेस में डाल दिया। और शेड्यूल ट्राइब्स वो लोग थे जो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते थे और ज़्यादातर फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे सर्वाइव करते थे। तो मुद्दा ये है कि इट वेर द ब्रिटिशर्स फर्स्ट हु ट्राइड टू आइडेंटिफाई कि हु आर शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट। आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने शेड्यूल कास्ट की एक लिस्ट बनाई, उसमें ज़्यादातर नाम वही लिए गए जो ब्रिटिशर्स ने प्रिपेयर किए थे, और शेड्यूल ट्राइब्स की एक लिस्ट बनाई और वही नाम थे जो ब्रिटिशर्स ने प्रिपेयर किए थे। शेड्यूल कास्ट की लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई अंडर आर्टिकल 366(24) सब क्लॉज 24, और शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट डाली गई अंडर आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25। तो मुद्दा ये है कि आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 366 सब क्लॉज 24 में कौन कौन कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट मानी जाएगी और वो भी कौन कौन से स्टेट में, वो लिस्ट रखी गई आर्टिकल 366 सब क्लॉज 24, और आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 में कौन कौन सी कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब मानी जाएगी उसकी लिस्ट प्रिपेयर की गई। एक बात आप यहीं समझ लो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब जो होता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है स्टेट बेसिस पे, यानी कि हमारे स्टेट आसाम के अंदर जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब होगा वो बिहार या झारखंड में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की तरह आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो स्टेट बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है। और शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब आइडेंटिफाई होने का मतलब ये है कि जिस स्टेट में वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है उस स्टेट में उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में फ़ायदे मिलेंगे, या भारत सरकार के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में या फिर एम्प्लॉयमेंट में फ़ायदे मिलेंगे, किसी दूसरे स्टेट में उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो SC और ST लिस्ट प्रिपेयर की गई है और वो स्टेट वाइज प्रिपेयर की गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मुद्दा यह है कि एक लिस्ट है आर्टिकल 366 सब क्लॉज 24 फॉर SC एंड आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 फॉर ST। आगे उसमें चेंज कैसे किया जाए,
सवाल ये है, लिस्ट तो हमने बना लिया, लेकिन फ्यूचर में किसी कम्युनिटी का नाम कैसे उसमें ऐड किया जा सकता है या कैसे हटाया जा सकता है, इसको लेकर के हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 स्टेप का प्रोसेस दिया गया है। शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में अंतर लाने के लिए आर्टिकल 341 में बातें की गई हैं। उसमें स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट में विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विथ गवर्नर देयर ऑफ बाई पब्लिक नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कम्युनिटीज इज डीम टू बी शेड्यूल कास्ट इन रिलेशन टू दैट स्टेट एंड पार्लियामेंट में बाई लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट स्पेसिफाइड इन दैट नोटिफिकेशन। सरल भाषा में कहें तो लिस्ट तो हमने बना दी, अब फ्यूचर में उसमें अगर कोई चेंज करना है तो उसके लिए 2 स्टेप का प्रोसेस लेना होगा। पहले प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे कि भाई इस कम्युनिटी को मैं चाहता हूँ कि लिस्ट में डाला जाए, या इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट में है ऑलरेडी, वहाँ से हटाया जाए। तो फर्स्ट एंड नोटिफिकेशन विल कम फ्रॉम द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग गवर्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। तो मान लीजिए कि झारखंड के अंदर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम डालना है या हटाना है, तो प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर ऑफ झारखंड। लेकिन वो फाइनल चेंज होगा ओनली व्हेन द पार्लियामेंट पास अ लॉ विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई ये नाम हटाओ या ये नाम डालो, और उसके बाद पार्लियामेंट उस पर कानून बना करके फाइनल चेंज ले करके आएगी। एंड सिमिलर प्रोविजन इज़ फॉर एसटी। जिस तरीके से एससी के लिए आर्टिकल 366 सब क्लॉज 24 में उनका लिस्ट था, एसटी के लिए आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 में लिस्ट है कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन लोग एसटी कहे जाएंगे। और फ्यूचर में कोई भी बदलाव लाना है तो प्रेसिडेंट पहले नोटिफाई करेंगे आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, और फाइनल चेंज के लिए पार्लियामेंट को एक कानून बनाना होगा विथ दैट इशू और विद दिस रिगार्ड। तो ये था मेरा पूरा पर्पस, आपको समझाना कि कैसे एससी एसटी लिस्ट बनती है, कैसे उसमें बदलाव लाया जाता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहता है और उनके क्या फ़ायदे होते हैं। तो अगर कोई असम का एसटी है तो उसको महाराष्ट्र में फ़ायदा नहीं मिलेगा, एंड वाइस वर्सा। अब ये जो करंट न्यूज़ है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट न्यूज़ सरल सा ये है कि एक भोगता कास्ट है झारखंड का, उसका नाम वहाँ के एससी लिस्ट से निकाल करके एसटी लिस्ट में डाला जा रहा है, एससी से हटा करके एसटी में डाला जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आर्टिकल प्रेसिडेंट ने पहले नोटिफाई किया इस बात को झारखंड के गवर्नर से कंसल्ट करके, और अब फिर पार्लियामेंट इस पर कानून पास कर रही है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर ये बिल रखा गया है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022, जिसकी मदद से भोक्ता कास्ट का नाम एससी से हटा करके एसटी लिस्ट में डाला जा रहा है। अब मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट वांट यू टू मक अप दिस कि भोक्ता कास्ट झारखंड का है, उसका नाम यहाँ से हटा करके वहाँ डाला जा रहा है। द पर्पस वाज टू टेल यू कि हाउ द चेंज इन एससी और एसटी लिस्ट इज डन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फायर एट सरिस्का टाइगर रिजर्व। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव। तो देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में पहले थोड़ा समझते हैं, फिर करंट न्यूज़ पे आएंगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, एंड इट इज़ इन द फुट हिल्स ऑफ अरावली हिल्स। तो ये देखिए, ये अरावली हिल्स है, गुजरात से स्टार्ट होता है और लगभग ये दिल्ली तक पहुंचता है। ये अरावली हिल्स कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, लेकिन बहुत जगह बीच में ये टूट गया है, रग्ड माउंटेन हो गया है, क्योंकि काफ़ी पुराना, वन ऑफ द अर्लीस्ट माउंटेन रेंजेस है ये इंडिया का। तो ये है अरावली माउंटेन हिल्स। इसके फुट हिल्स में अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास, ये देखो, ये है अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, यह अरावली रेंज। तो अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास है सरिस्का टाइगर रिजर्व, और सरिस्का टाइगर रिजर्व इज़ पॉपुलर फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1955 में, बाद में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया 1978 अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर हमारे देश के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने स्टार्ट किया था 1973 में एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसका मेन पर्पस है कि टाइगर्स के पॉपुलेशन को कंजर्व और स्टेबलाइज किया जाए, और इसके अंतर्गत अलग अलग स्टेट्स में जहाँ पे भी टाइगर पॉपुलेशन है उन स्टेट्स को भारत सरकार की ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कुछ फंड सपोर्ट देती है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया, उसके अंतर्गत अलग अलग जगहों पे टाइगर रिजर्व आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट में इस सरिस्का को टाइगर रिजर्व बनाया गया इन 1978। अभी करंट न्यूज़ सरिस्का से ये निकल के आ रही है कि वहाँ पे एक मैसिव फायर लगी है पिछले 3 दिनों से, जिसमें कई सारा फॉरेस्ट रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो गया है।
अभी इस फायर के पीछे का एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं लग पाया है, लेकिन सबसे जो प्रोबेबल कॉज बताया जा रहा है वो है हीट वेव इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, राइट, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, दे आर फेसिंग हीट वेव इन प्रेजेंट टाइम। हीट वेव का क्या मतलब होता है? हीट वेव इज अ कंडीशन ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर। तो किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए जो नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे हीट वेव चल रहा है। अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में जनरली हीट वेव्स मार्च से जून महीने के बीच में देखा जाता है, मानसून से आने से पहले पहले तक। हीट वेव की कुछ टेक्निकल क्राइटेरियाज हैं। अगर प्लेन एरिया में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए और हिली एरिया में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग हीट वेव कहते हैं। और अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो अभी नॉर्थ इंडिया में हीट वेव के कंडीशंस हैं। दिल्ली में अगर आप देखिए तो पिछले 2-3 दिनों से टेम्परेचर 40+ चल रहा है और यही कारण हो सकता है सरिस्का के अंदर फायर ब्रेकआउट की। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। इस सवाल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसके बारे में तो सर ने बताया ही नहीं। बांदीपुर, मानस, सुंदरबन, ये सब के बारे में तो सर ने बताया ही नहीं, फिर भी सवाल दे दिया। लेकिन अगर आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि सर इसका एक टाइगर रिजर्व है और फिर एलिमिनेट करना शुरू करें ऑप्शन से, तो अभी आप सही जवाब निकाल पाएंगे। तो ये हिंट्स मैंने दे दिया है, इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 एसआईएम इश्यूज पर्सपेक्टिव। तो उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, ही वॉज बॉर्न इन 1956, डाइड ऑन 1 मई 1990। बोडोज के सोशल एक्टिविस्ट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन। तो ही वॉज 8th प्रेसिडेंट ऑफ ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन। ही वॉज बॉर्न इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। इनको बोडोफा नाम से भी बुलाया जाता है। बोडोफा का मतलब है गार्जियन ऑफ बोडोज। उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी की डेथ हुई थी 1 मई 1990 को और उस दिन को बोडोफा डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं बोडोज ट्राइब के लोग। बोडोफा डे 1 मई 1990। लेकिन इनके डेथ के एक सप्ताह बाद 8 मई 1990 को इनको ये टाइटल दिया गया बोडोफा का, गार्जियन ऑफ बोडोज का। तो ये याद रखना, कन्फ्यूजन का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। डेथ हुई है 1 मई 1990 को, उस दिन को बोडोफा डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। बोडोफा का टाइटल दिया गया है 8 मई को, एक वीक बाद, इन 1990। अगर उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ही वॉज 8th प्रेसिडेंट ऑफ ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन। इनको 1986 में प्रेसिडेंट बनाया गया ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन का, और उसके बाद कई सारे स्टेप्स लिए बोडोज़ की ग्लोरी को रिवाइव करने के लिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक 92 पॉइंट का चार्टर उन्होंने प्रिपेयर किया था बोडोज की तरफ से, डिमांड, एंड दैट डिमांड वाज प्रेजेंटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम। ये जो 92 पॉइंट का चार्टर है दैट वाज प्रेजेंटेड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम ऑफ दैट टाइम प्रफुल्ल कुमार महंता जी एंड गवर्नर ऑफ असम ऑफ दैट टाइम भीष्म नारायण सिंह एट राजभवन। अगर ये 92 पॉइंट के चार्टर के की डिमांड्स देखे जाए तो उसमें से सबसे पहला डिमांड था immediate implementation of Bodo as an associate official language in कोकराझार एंड उदालगिरी सब डिवीज़न। उस टाइम में कोशिश चल रही थी कि सिर्फ असमीज़ को स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने डिमांड किया कि नहीं, बोडो को भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिशियल या एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एट कोकराझार, तो कोकराझार के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई। उसका नाम ये इनके उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के नाम के बाद ही दिया गया, उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसके अलावा और डिमांड था इंक्लूजन ऑफ बोडो एंड कचारीज ऑफ कार्बी एंगलोंग एंड नॉर्थ कचार हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इन 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सब को शेड्यूल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का तो स्टेटस दिया गया था, लेकिन 6th शेड्यूल के अंतर्गत नहीं था। इसको स्टेट के कानून के मदद से इन सबको, चाहे नॉर्थ कचार हिल्स हो या बोडो कचारीज ऑफ कार्बी एंगलोंग हो, इन सबको एक स्टेट असम सरकार के कानून की मदद से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का टैग मिला था। और उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी का डिमांड था थ्रू दिस 92 पॉइंट चार्टर कि इन सबको 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का टैग दिया जाए। उसके अलावा उनका डिमांड था कि बोडो लैंग्वेज शुड बी अडॉप्टेड एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन APSC एंड UPSC एग्जाम्स। अब अगर बोडोलैंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की बात की जाए तो इनको क्रिएट किया गया था ऑन 31 मार्च 1993। आज 31 मार्च है और इसी कारण से आर्टिकल आया है, क्योंकि आज के दिन ही बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई थी 1993। लेकिन ये जब बनाया गया था 1993 में, तो इट वाज क्रिएटेड एज पर ए स्टेट लॉ, असम सरकार के कानून की मदद से लाया गया था। 2003 में जाकर के इसको एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया गया अंडर 6th शेड्यूल। एंड बोडोफा यानी कि उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी
played an important role, instrumental role in securing autonomous district council tag for Bodoland region. Unfortunately, he was not alive to see this. 31 मार्च 1993 को बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल बनाई गई, लेकिन 3 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई ऑन 1 मई 1990, विच इज़ ऑब्जर्व्ड एज बोडोफा डे। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। यूएई शेयर्स बॉर्डर विद सऊदी अरबिया, ओमान एंड पर्शियन गल्फ, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एंड ओलिव रिडली टर्टल को लेकर के ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।